Now we'll see the final result for the condition हमारा, देखिए ध्यान से, flat plate, forced convection and the laminar flow and Rex is less than 5 into 10 to the power 5। इसका मतलब क्या, लैमिनर फ्लो है और हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपका सरफेस क्या है, स्मूथ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट मींस दिस सरफेस टेक्सचर इज टेकन टू बी स्मूथ। ठीक है, तो ये कंडीशन देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ना। द रिलेशन बिटवीन, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि इस तरीके से रिलेशन आएगा। कांस्टेंट टर्म है जो ये आपका 0.332 एंड दैट वन इज Rex टू द पावर 1/2 इंटू प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए C क्या है, 0.332 है, और इस कंडीशन के लिए M क्या है, 1/2 है, और N कितना है, 1/3 है। दैट वन इज Rex टू द पावर M एंड आप PR टू द पावर N। तो इस कंडीशन के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कंडीशन टू कंडीशन आपका ये वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज करता जाएगा। दैट वन इज, और यही आपका मैंने कहा था, ये जो 4 बाउंड्री लेयर इक्वेशन लिखवाए थे मैंने, 4 बाउंड्री लेयर इक्वेशन लिखवाए थे मैंने, उन चारों बाउंड्री लेयर इक्वेशन को यूटिलाइज करके पॉलसन साहब ने इसे क्या इस रिलेशन को दिया था। तो मैंने कहा कि रिगरस कैलकुलेशन, रिगरस एनालिसिस के बाद, रिगरस डेरिवेशन के बाद लेंथी डेरिवेशन कह सकते हो, एक ही रिजल्ट आया, वो भी किसके लिए, फ्लैट प्लेट, फोर्स्ड कन्वेक्शन, लैमिनार फ्लो और स्मूथ टेक्सचर। Re इज लेस देन 5 इंटू 10 टू द पावर फ्लो, तो लैमिनर फ्लो होगा यानी कि स्मूथ टेक्सचर, ये आया आपका। और ये ध्यान रखिएगा, हालांकि मैंने कहा कि इफ यू वांट टू गेन सम नॉलेज यू कैन फॉलो सम बुक्स, स्टैंडर्ड बुक कोई भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लाइक सिंजल, इनक्रोपेरा एंड डेविड, इवन पीके नाग भी फॉलो कर सकते हो, पीके नाग में भी दिया हुआ है, ये सब में दिया हुआ है लगभग जितने भी स्टैंडर्ड हीट ट्रांसफर की बुक। स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहा हूं मैं कि स्टैंडर्ड बुक में प्रॉपर रीजन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ता जाता है। बट मैंने कहा कि अगर आपको नॉलेज लेना भी होगा, the students who are quite curious to know how that result coming from all these 4 equation, तो सबसे पहली बात बता दूं, एग्जाम के बाद ही है क्यूरियोसिटी दिखाना। अभी क्यूरियोसिटी मत दिखाना क्योंकि टाइम कम है, और क्यूरियोसिटी दिखाने के चक्कर में पता चलेगा बहुत टाइम चला गया, नहीं समझ में आया तो फ्रस्ट्रेशन अलग। ठीक है, कि टाइम भी बर्बाद किए और नहीं भी समझ में आया, तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं बता दूं, एक चीज वहां पे बताना मैं भूल गया था एक्चुअली, कि फ्लैट प्लेट के लिए del P by del X, याद होगा 1/ρ del P by del X आया था। आप प्रीवियस नोट्स फॉलो कर सकते हो, प्रीवियस क्लास फॉलो कर सकते हो। del P by del X फ्लैट प्लेट के लिए क्या लेते हैं, del P by del X फ्लैट प्लेट के लिए 0 लेते हैं, यानी कि दैट इज, इसका मतलब क्या, प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली चेंज, प्रेशर को क्या मान सकते हैं, ऑलमोस्ट अपने इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए उसे नेग्लिजिबली चेंज इन द एक्स डायरेक्शन, ये मान के चलते हैं। हालांकि मैंने कहा कि ये भी बताया जाता है जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में कि कैसे फ्लैट प्लेट के लिए del P by del X आता है, बट फॉर द टाइम बीइंग मैंने यही कहा था कि उतना ही पढ़ेंगे जितना आपका काम होगा, उससे ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है। फर्दर ये बताया जाता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ये डील किया जाता है कि del P by del X फ्लैट प्लेट के लिए 0 क्यों आता है, अगर फ्लैट प्लेट नहीं होगा तो जनरली del P by del X आपका 0 नहीं आता है, ये प्रूफ किया जाता है। तो मैंने कहा कि जनरली इसीलिए लिख दिया मैंने, इतना कम चेंज होता है कि दैट वन इज टेकन टू बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली चेंज, नेग्लिजिबली, इतना नेग्लेक्ट की इसे, ठीक है ना, del P by del X को 0 लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वहां पे मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, दैट वन इज क्वाइट नेसेसरी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फ्लैट प्लेट का ये रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, फ्लैट प्लेट के लिए ये रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो मैंने फिर से कहा कि ये आ गया आपका पॉलसन रिलेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और ये मोस्ट प्रोबेबली अगर याद कर सकते हैं, हालांकि कोई इंपेरिकल रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एनालिटिकली प्रूफ हुआ है, ठीक है ना, इन कंडीशंस के लिए, ठीक है ना, इसलिए आप इसे फॉर द टाइम बीइंग याद रख सकते हैं। ठीक है, नसल नंबर इज इक्वल टू 0.332 Rex टू द पावर 1/2 प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। साथ ही साथ पॉलसन साहब ने एक और रिलेशन दिया था,
साथ ही साथ पॉलसन साहब ने एक और रिलेशन दिया था, दैट वन इज डेल बाई डेल्टा टी टू द पावर 1 बाई डेल बाई डेल्टा टी टू द पावर, इसी बाउंड्री लेयर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए डेल बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3, यानी कि डेल्टा क्या है, डेल्टा इज कॉल्ड एज द VBL thickness and delta t is equal to delta t is called as the TBL thickness। अब देख रहे हो कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एनालॉगस भी है और कंप्लीटली इंटरलिंक्ड भी होगा। तो इंटरलिंकिंग तो देख लिया, बाउंड्री लेयर इक्वेशन में आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी यूटिलाइज किया इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, मोमेंटम इक्वेशन भी फाइंड आउट हुआ, सब कुछ फाइंड आउट हुआ, तब जाके ये एनर्जी इक्वेशन यूटिलाइज करके एनर्जी इक्वेशन यही है कि बाउंड्री लेयर इक्वेशन में जब बाउंड्री लेयर इक्वेशन करोगे तो वो तीन, वेलोसिटी फील्ड के बाद कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन, तब जाके डेल्टा इज इक्वल टू क्या आता है, डेल्टा इज इक्वल टू ऑलरेडी बताया था 4.9x/√REx। लेकिन यहाँ पे एक और एनर्जी इक्वेशन भी यूटिलाइज होता है और ये यूटिलाइज होता है डेल्टा इज इक्वल टू 4.91x/√REx के लिए, ये प्रूफ किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा कि इंटरलिंकिंग है और साथ ही साथ एनालॉगस तो देखते ही जा रहे हो कि कितना एनालॉगस है कि अगर वेलोसिटी बाउंड्री लेयर पढ़ा तो थर्मल कन्वेक्शन जानना हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया और विजुअलाइज करना एक्चुअली इजी हो गया। और मैं यही जानता हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर सीखना है, अगर फिजिक्स आपने विजुअलाइज कर लिया देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द टॉपिक, आप टॉपिक बहुत ही इजीली समझ सकते हो। तो एक रिलेशन ये भी दिया था डेल्टा एंड डेल्टा टी का इज इक्वल टू प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी का डेल्टा की तरह डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डेल्टा की तरह, डेल्टा जो हमने लिखा था 4.x/√, उसकी तरह डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डेल्टा डेल्टा टी के बीच रिलेशन है प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 एंड दैट वन इज आल्सो फॉर द वैलिड फॉर द लैमिनार फ्लो, दैट वन इज आल्सो वैलिड फॉर द लैमिनार फ्लो। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहली चीज कि ये हम सबसे पहले नसल नंबर, रेनॉल्ड नंबर तो ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं, नसल नंबर और प्रांटल नंबर को डिफाइन करेंगे। आई एम गोइंग टू डिफाइन नसल्ट नंबर, आई एम गोइंग टू डिफाइन नसल्ट नंबर, ठीक है। NU से डिनोट करते हैं, जनरली डिनोटेड बाय NU। NUX क्यों लगा है, डोंट वरी, ये अपने आप आपको पता चल जाएगा इसके डिफिनेशन के बाद, ठीक है ना। नसल नंबर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्यू कन्वेक्शन फ्रॉम द विद इन द फ्लूइड, ठीक है। क्यू कन्वेक्शन विद इन द फ्लूइड और सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट के कारण, फ्लूइड और सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट के कारण कितना कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, बाय द क्यू कंडक्शन विद इन द सेम फ्लूइड। अब आपके मन में आएगा, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूं, लैंग्वेज पूरा लिख दे रहा हूं, इट मे बी कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्लूइड फ्रॉम द सरफेस, due to fluid from the surface, solid surface, by conductive heat transfer within the same fluid, आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है भाई, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लूइड, ठीक है, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लूइड, ठीक है। तो डोमिनेट करेगा तो कोई ना कोई एक ही डोमिनेट करेगा। देखते हैं कि किस तरीके से ये डिफिनेशन दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली ये कंपेयर किया गया है कि वेदर दैट फ्लूइड में आपका कन्वेक्शन डोमिनेट होगा या कंडक्शन डोमिनेट होगा। नसल्ट नंबर क्या है, एक्चुअली कंपैरिजन है, ये इसका सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। एक्चुअली क्या है, कंपैरिजन है। क्या कंपैरिजन है कि वेदर द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर आपका फ्लूइड में डोमिनेट होगा या कंडक्टिव हीट ट्रांसफर फ्लूइड में डोमिनेट होगा।
ठीक है, ये आपका सिग्निफिकेंस है, दैट इज द रेशियो। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर फ्लूइड के कारण डोमिनेट होगा या कंडक्टिव हीट ट्रांसफर फ्लूइड के कारण डोमिनेट होगा? देखते हैं, समझते हैं। ये दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नसल नंबर। तो नसल नंबर क्या होना चाहिए? अगर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर आपको डोमिनेट कराना है तो दैट वन इज एटलीस्ट ग्रेटर देन 1, नॉट ओनली ग्रेटर देन 1, कम से कम 2 तो होना चाहिए। तब तो क्या करोगे कि हाँ भाई, नहीं तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के दोनों क्या होंगे? अगर NU इज इक्वल टू 1 ले लिया आपने, NU इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली क्या होंगे? डोमिनेट होंगे, साइमल्टेनियसली डोमिनेट होंगे। कम से कम नसल नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए, और नॉट ओनली 1 से ग्रेटर होना चाहिए। कंप्लीटली कंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर करने के लिए कम से कम नसल नंबर क्या होना चाहिए आपका? एटलीस्ट ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। कंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए, इग्नोर करने के लिए एटलीस्ट नसल नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस। आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ऑलरेडी बता भी चुका हूं। प्लेट है आपका, दैट वन इज द प्लेट 1, प्लेट 2, दैट वन इज एट द T1, दैट वन इज एट द T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। इसमें आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है। तो क्या होगा आपका? ये T1 से T2 की तरफ हीट ट्रांसफर, ठीक है ना, आपका ये फ्लूइड फ्लो के कारण हीट ट्रांसफर होगा। देयर विल बी द, यहां पे फोर्स कन्वेक्शन क्लियरली दिख रहा है। आपका फ्लूइड फ्लो होगा, T इंफिनिटी मान लो, T इंफिनिटी मान लो, T इंफिनिटी इज लेस देन T1, T2 एंड लेस देन T1, ठीक है। तो क्या होगा? आपका फोर्स कन्वेक्शन होगा। यू कैन इजिली रियलाइज, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। या फिर ऐसे भी मान सकते हो कि T इंफिनिटी, T1 सबसे बड़ा है, T इंफिनिटी इन बिटवीन है, T2 सबसे छोटा है, तो आपका कन्वेक्शन होगा। देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे भी आपको मानना है, कुल मिला के कन्वेक्शन तो होगा, ये तय बात है। दो आपके प्लेट्स हैं, दो प्लेट के बीच आपका क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, और T1 इज ग्रेटर देन, T इंफिनिटी इज ग्रेटर देन, और मैंने कहा ऐसा मत सोचना कि यही हो सकता है, और T1 क्या हो सकता है आपका? T1 इज ग्रेटर देन, T2 इज ग्रेटर देन T इंफिनिटी। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। T इंफिनिटी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो सब सारा, लगभग सारे केसेस हम लोग देख चुके हैं, डोंट वरी। दैट वन इज द कन्वेक्शन। इस फ्लूइड के कारण कितना कन्वेक्शन होगा, वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ये है, ठीक है। नाउ इसी फ्लूइड में कंडक्शन कैसे देखेंगे भाई? तो कंडक्शन का इफेक्ट कुछ इस तरीके से देखेंगे कि मैंने कहा कि इसके फ्लो को क्या करिए? बल्क मोशन को सीज कर दिया। इसके बल्क मोशन को अगर सीज कर दिया आपने, इसके बल्क मोशन को सीज कर दिया आपने, व्हाट हैपन एग्जैक्टली? ये T1 है, ये T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2। अब क्या होगा? यहां से फ्लूइड में आपका हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आपका क्या होगा? ऑलरेडी एग्जांपल दिया जा चुका है एट द इनिशियल क्लासेस में, ठीक है, इनिशियल एट द स्टार्ट ऑफ द सिलेबस। उसी समय ये सारा एग्जांपल दिया जा चुका है। T1 ग्रेटर देन T2 है, तो यहां पे क्या होगा? आपने मोशन ऑलमोस्ट ट्रैप कर दिया, T1 से T2 क्या होगा? कंडक्शन होगा। और ये इस फ्लूइड में कंडक्टिव इफेक्ट कितना है, उस कंडक्टिव इफेक्ट को यहां पे देखा जा रहा है। ट्राई टू रियलाइज, अगर ये कंडक्टिव इफेक्ट है, ये कन्वेक्टिव इफेक्ट है, दोनों को देखा जा रहा है, विच वन इज डोमिनेटेड, यही नसल नंबर बता रहा है कि कौन सा डोमिनेट होगा, ठीक है। अगर इसके रेस्पेक्ट में ये कंपैरेबल है, इसके रेस्पेक्ट में ये कंपैरेबल है, तब तो कहा जाएगा कि भाई कन्वेक्शन, कंप्लीटली कन्वेक्शन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ाते गए, ठीक है, और भी जो फैक्टर्स है जिस पे H आपका डिपेंड कर रहा है, ये Q कन्वेक्शन डिपेंड कर रहा है, वो फैक्टर्स भी चेंज करते गए। अब ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा, इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा मिल रहा है, तब कह सकते हैं वी कैन इग्नोर इन आवर कैलकुलेशन, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यही नसल नंबर का सिग्निफिकेंस है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार फाइनली कंक्लूड कर दे रहा हूं। नाउ दिस वन, मैंने कहा एक बार फाइनली कंक्लूड कर दे रहा हूं, दैट वन इज नसल नंबर। नसल नंबर का जनरल डिफिनेशन क्या है? कुछ मत सोचना, जनरल डिफिनेशन ये है कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ड्यू टू द फ्लूइड फ्रॉम द सरफेस एंड कंडक्टिव हीट ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लूइड। ये डिफिनेशन से इट में भी कि ना समझ में आया कुछ, बट स्टिल हम समझेंगे।
तो मैंने कहा कि एक दो प्लेट लिया समझने के लिए, दो प्लेट लिया, T1 है, T2 है और T इन्फिनिटी है। तो मैंने कहा कि कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, T इन्फिनिटी बड़ा भी हो सकता है, T इन्फिनिटी छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो, डजंट मैटर। वेलोसिटी है, कन्वेक्शन होगा, ये तो कंफर्म है, कन्वेक्शन होगा। इस कन्वेक्शन इफेक्ट निकाल देखेंगे हम कि कन्वेक्शन इफेक्ट कितना है, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा मैंने क्या किया, मोशन को सीज कर दिया फ्लूइड के, T1 टू T2 हर हाल में क्या होगा, हीट ट्रांसफर तो होगा ही होगा। मोशन को ऑलमोस्ट ट्रैप कर दिया, मोशन को ऑलमोस्ट ट्रैप कर दिया, तो यहाँ पे कंडक्शन इफेक्ट क्या होगा, डोमिनेट होगा, ठीक है, और यहाँ पे कन्वेक्शन, दोनों के कारण हीट ट्रांसफर लिख लिया। अब देखेंगे कि विच वन इज डोमिनेटेड, विच वन इज डोमिनेटेड। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में ये कंपैरेबल है तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अगर इसके रेस्पेक्ट में ये इनकम्पैरेबल होगा तो इग्नोर कर सकते हैं, काम खत्म। और इसके रेस्पेक्ट में अब ये कंपैरेबल कैसे, इनकम्पैरेबल कैसे होगा, सर्टेन जो भी फैक्टर डिपेंड कर रहा है, जिसके ऊपर क्यू कन्वेक्शन डिपेंड कर रहा है, उस फैक्टर को चेंज करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर पे क्या इफेक्ट है, जिसके कारण आपका क्या कंपैरिजन आपका, दैट वन इज एग्जैक्टली। तो यही है आपका नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर को इंपीरिकली कैसे लिखते हैं, द नसेल्ट नंबर इज रिटन एज Nusselt number is written as HLC by K. H denotes the what? H denotes the आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड K यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, KF and LC is again characteristics length. कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। अब यहां पे हमें कुछ डील करना होगा, वी हैव टू डील दो चीजें, एक तो बायोट नंबर और नसेल्ट नंबर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और दूसरा कि एलसी क्या डिनोट कर रहा है। बायोट नंबर में ये एलसी क्या डिनोट कर रहा है, यहां पे एलसी क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो NUX लिखा हुआ है, यहाँ पे जो NUX लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। यहाँ पे देख रहे हो H है, H ऑलरेडी मैंने बताया कि क्या हो सकता है, लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी हो सकता है, और H क्या हो सकता है आपका, H आपका एवरेज हीट ट्रांसफर भी कोएफिशिएंट भी हो सकता है। अगर आप लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को लेके नसेल्ट नंबर लिखते हो, लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को लेके हीट ट्रांसफर लिखते हो, नसेल्ट नंबर लिखते हो, दैट वन इज कॉल्ड एज द लोकल नसेल्ट नंबर, दैट वन इज कॉल्ड एज द लोकल नसेल्ट नंबर, लोकल नसेल्ट नंबर लिखेंगे। वहीं पे H क्या लिखते हो, लोकल नसेल्ट नंबर का मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए नसेल्ट नंबर डिफाइन होगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए नसेल्ट नंबर डिफाइन होगा, और वहीं पे अगर H एवरेज लेके लिखते हो तो नसेल्ट नंबर क्या लिखा जाएगा, H एवरेज LC by KF, and that NU is called as the एवरेज नसेल्ट नंबर, एवरेज नसेल्ट नंबर। तो बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे NUX का मतलब है दैट वन इज लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लिया हो, यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए नसेल्ट नंबर लिखा जाएगा। और ये REX तो समझ ही रहे हो, REX एक क्या लिखते हैं, रो फ्लैट प्लेट के लिए रो U इन्फिनिटी x बाई म्यू, x चेंज करेगा तो RE चेंज करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे x लिखा गया है, और यहाँ पे x इसलिए लिखा गया है कि दैट वन इज लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, दैट वन इज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दैट LC एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बायोट नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बायोट नंबर एंड नसेल्ट नंबर, बिकॉज बोथ हैविंग द सेम फॉर्मूला। Now see the comparison between the Nusselt number and the Biot number. What is the basic difference between the Nusselt number and Biot number? Basic difference तो ये है हमारा कि जब आप Biot number previous class follow करना प्लीज, ठीक है। Biot number में जो ये थर्मल Biot number का क्या डिफिनेशन है एक्चुअली, that is the ratio of the internal resistance to internal resistance, यानी कि internal conductive resistance to the सरफेस कन्वेक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है ना। बॉडी के
बॉडी के, ठीक है, ये आपका बॉडी है, दैट हैविंग द KB एंड दैट वन इज आउटर फ्लूइड विथ H, ठीक है, आउटर फ्लूइड विथ H। तो मैंने कहा यहां पे जो KB है किसके लिए है, इट शोज ये कैसे हीट ट्रांसफर शो कर रहा है, एक बॉडी से, एक बॉडी के इंटरनल फ्लो हो रहा है, आपका एक बॉडी में इंटरनल फ्लो हो रहा है, दैट वन इज द कंडक्टिव, और वही कंडक्टिव हीट फिर क्या हो रहा है आपका, वही कंडक्टिव हीट आपका दैट वन इज गोज टू द व्हाट, फ्लूइड, वही कंडक्टिव हीट गोज टू द फ्लूइड, ये ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि यहां पे क्या होगा, दैट वन इज, यहां पे डिफिनेशन क्या लिखवाया था मैंने कि सेम फ्लूइड में कन्वेक्शन हो रहा है, सेम फ्लूइड में आपका क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, सेम फ्लूइड में कन्वेक्शन, सेम फ्लूइड में कंडक्शन, लेकिन यहां पे कन्वेक्शन कहां पे हो रहा है, एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, और यहां पे कंडक्शन कहां हो रहा है, विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी। ये बेसिक डिफरेंस है, डिफिनेशन का बेसिक डिफरेंस है। यहां पे फ्लूइड में ही कन्वेक्शन हो रहा है, फ्लूइड में ही कंडक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में कौन डोमिनेटेड है, ये कंपेयर कर रहे हैं। यहां के भी क्या डोमिनेटेड है, यहां पे क्या कंपेयर कर रहे हैं, सरफेस पे कन्वेक्शन हो रहा है और आपका इंटरनल क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। तो एक बॉडी में, एक बॉडी के अंदर कंडक्शन और एक सरफेस पे कन्वेक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझिएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बायोट नंबर एंड नसल नंबर। तो यहां पे K किसका आएगा, K ऑफ द बॉडी आएगा, जबकि यहां पे K किसका आएगा, K ऑफ द फ्लूइड आएगा। दिस इज ऑन द बेसिस। H तो समझ ही रहे हो कि ये H सरफेस पे और ये H ऑब्वियस फ्लूइड और सरफेस के बीच, इन दोनों में H बॉडी और सरफेस, बॉडी और फ्लूइड के बीच, और वहां पे सरफेस और किसके बीच, फ्लूइड के बीच, वहां भी। तो H के लिए तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज एग्जैक्टली द LC, व्हाट इज एग्जैक्टली द LC, LC क्या है, LC के लिए दोनों में डिफिनेशन सेम होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि LC कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ डिफाइन करते हैं, जिस पर्टिकुलर आपके कंडीशन के लिए कोई डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनलेस नंबर डिफाइन कर रहे हैं, अगर उसमें LC आ रहा है, या किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कहीं LC आ रहा है, यानी कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ पे उस पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करेगा। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर में हमने कहा, तो रेनॉल्ड्स नंबर में आपका क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे है, जिस पे फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड कर रहा है। यहां पे हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है, यहां पे हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है, तो ज्योमेट्रिक पैरामीटर ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीट फ्लो, हीट ट्रांसफर कह सकते हो, हीट फ्लो कह सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीट फ्लो कंप्लीटली डिपेंड्स। और यहां पे भी वही होगा, बायोट नंबर भी किस लिए लिया गया है, इसलिए लिया गया ना, क्राइटेरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी। मैंने कहा इंटरनल रेसिस्टेंस बाय द कन्वेक्टिव रेसिस्टेंस एट द सरफेस। इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अभी मैंने बताया, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर एट द सरफेस बाय द कंडक्टिव हीट ट्रांसफर एट द विद इन द बॉडी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर विद इन द सरफेस, एट द सरफेस, एंड कंडक्टिव हीट ट्रांसफर विद इन द बॉडी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर की बात की जा रही है, तो डिफिनीशन तो यहाँ पे दोनों का वही होगा, यहाँ पे भी यही डिफाइन होगा, इट इज द कैरेक्टर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीट फ्लो कंप्लीटली डिपेंड्स। अब दोनों में अंतर क्या होगा देखते हैं, दोनों के LC में डिफरेंस होगा। यहाँ पे LC नोट में मैंने करके लिख दिया है, फॉर द फोर्स कन्वेक्शन LC इन नसेल्ट नंबर टेकन सेम एज द रेनॉल्ड्स नंबर। बस बात खत्म। नसेल्ट नंबर में जो LC लेंगे रेनॉल्ड्स नंबर की तरह ही लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे LC क्या लिया था, V/A। ये हमें समझना जरूरी है, ये हमें समझना जरूरी है कि यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर तो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है यार, और ये बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीट ट्रांसफर। ये दोनों सेम कैसे लिख देंगे, और यहाँ पे LC वॉल्यूम बाई AS क्यों लिखे हैं हम लोग, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे LC रेनॉल्ड्स नंबर की तरह क्यों। थोड़ा फ्लैट प्लेट पे नजर डालते हैं, फ्लैट प्लेट पे नजर डालते हैं। एक तो फोर्स कन्वेक्शन है, फोर्स कन्वेक्शन में सीधे सीधे मैंने कहा, एक लाइन का आंसर दिया था मैंने कि द फ्लो इज ड्यू टू द हीट फ्लो
हीट फ्लो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू द मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है ना। ये बेसिक डिफिनेशन है। एक्सटर्नल फ्लो के कारण, वेलोसिटी क्रिएट करने के कारण, बल्क मोशन क्रिएट करने के कारण आपका फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, फोर्स कन्वेक्शन आपका बल्क मोशन, फ्लूइड फ्लो, फोर्स फ्लो के कारण हो रहा है। तो जो फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरीके से चेंज करेगा, उसी तरीके से आपका क्या चेंज करेगा? नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इसका हीट के ट्रांसफर का, हीट फ्लो का भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करेगा। नाउ यू कैन रियलाइज, हमने थर्मल बाउंड्री लेयर भी देखा और वेलोसिटी बाउंड्री लेयर भी देखा, तो सब में देखा कि इस लेंथ के अकॉर्डिंग अलोंग द फ्लो डायरेक्शन आपका क्या हो रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीट ट्रांसफर भी चेंज हो रहा है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो भी चेंज हो रहा है, दोनों के दोनों। तो सीधे सीधे दिमाग में ये रखना है कि फोर्स कन्वेक्शन क्यों? दैट इज ड्यू टू द फोर्स फ्लो के कारण, ठीक है ना। फोर्स फ्लो क्यों? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी क्रिएट करने के कारण, बल्क मोशन क्रिएट करने के कारण बाय द एक्सटर्नल मीन, ठीक है ना। यानी कि फोर्स फ्लो के कारण हो रहा है, तो जिस तरीके से फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा चेंज करेगा, उसी तरीके से हमारा हीट का ट्रांसफर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करेगा। इन द सेम वे फ्लैट प्लेट पे नजर डाल सकते हैं। इन द सेम वे हमने पाइप के लिए भी डिफिनेशन दिया था, पाइप के लिए भी लिया था हमने, ठीक है ना। पाइप के लिए भी लिया था, पाइप में भी बताया था मैंने कि एंट्री रीजन, ठीक है, और फिर फुल्ली डेवलप्ड रीजन, ठीक है। फुल्ली डेवलप्ड रीजन और एंट्री रीजन, यहां पे भी आपका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स डायमीटर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहां पे भी मैंने बताया कि आपके हीट ट्रांसफर में भी क्या होगा? डायमीटर के ही अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीट ट्रांसफर एज वेल, ठीक है ना। क्योंकि जैसा फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी के अकॉर्डिंग आपका हीट ट्रांसफर भी होगा, ठीक है। हालांकि एक चीज मैं थर्मल बाउंड्री लेयर में बताना भूल गया था कि हालांकि ये जरूरत नहीं है, LT थर्मल बाउंड्री लेयर का जो आपका लैमिनार फ्लो में आपका LT होता है, दैट LT/D इज इक्वल टू 0.05 RE into Prandtl number to the power 1/3. That one is exactly, ठीक है ना, into the Prandtl number to the power, sorry, that one is not 1/3, extremely sorry, that one is simply Prandtl number. That one is simply Prandtl number. That one is 0.05 Prandtl number to the power 1/3 यहाँ पे है, तो मैंने LT/D is equal to 0.05 RE into Prandtl, बस दोनों में आप समझ रहे होगे डिफरेंस क्या है। हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर में, हाइड्रोडायनामिक जब पढ़ते थे एंट्री रीजन, तो ये प्रांटल नंबर नहीं आता था जब, लेकिन थर्मल बाउंड्री लेयर पढ़ेंगे तो ये प्रांटल नंबर आएगा। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ये मैंने डील कर दिया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगेन रेनॉल्ड नंबर एंड डी पे ही डिपेंड कर रहा है बेसिकली आपका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज, तो सारा कुछ। इवन मैंने फुल्ली डेवलप्ड रीजन में आपको हो कि सर फुल्ली डेवलप्ड रीजन में तो लेंथ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज कर रहा था, टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज कर रहा था, इट्स ओके, बट मैंने एक यूनिक कैरेक्टर बताया था, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया था? दैट वन इज द T माइनस TS बाई TS माइनस TB। TB का मतलब बल्क मीन टेम्परेचर, ये क्या होगा आपका? हमेशा कांस्टेंट रहेगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन। यानी कि अगेन बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे? बिल्कुल अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स डायमीटर के अकॉर्डिंग आपके किस में? पाइप फ्लो में भी, ठीक है ना, पाइप फ्लो में भी। दैट्स वाई आपका क्या है? आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीट ट्रांसफर कंप्लीटली डिपेंड्स, ज्योमेट्रिक पैरामीटर LC पे डिपेंड करेगा। और ये फोर्स फ्लो के लिए किस पे डिपेंड करेगा? जिस तरीके से फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका डिपेंड करेगा, उसी तरीके से डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर में जो LC यूटिलाइज करते हैं, वही नसल नंबर में LC यूटिलाइज करेंगे, बट इन द बायोट नंबर V/AS। आपको याद होगा हेजलर चार्ट में मैंने बताया था, आइए समझते हैं। हेजलर चार्ट में मैंने बताया था कि ये तो ठीक है V/AS लेते हैं, बट समटाइम्स क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको हेजलर चार्ट जब मैंने डील किया था, तो मैंने बताया था कि क्या ले सकते हैं? सिंपली R0 भी ले सकते हैं स्फीयर और सिलेंडर के लिए, ठीक है। और क्या ले सकते हैं आपका? दैट वन इज, अगर 12 लेंथ का क्या है आपका? कोई भी प्लेन वॉल है,
2L लेंथ का प्लेन वॉल है तो L लेंथ क्या ले सकते हैं उसके लिए, दैट वन इज द L लेंथ इज टेकन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। याद होगा आपको हेजलर चार्ट में क्लियर बताया था और पूरा का पूरा हेजलर चार्ट इसी की बेसिस पे दिया गया है। याद होगा आपको, मैंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ आपका V/AS तो लेते हैं, V/AS मैंने कहा था कि आप लंप हीट एनालिसिस में V/AS ही लेके चलना, ठीक है ना। लेकिन हेजलर चार्ट के लिए मैंने बताया था कि इन जनरली इस तरीके से भी LC को डिफाइन कर सकते हैं। R0 आपका सिलेंडर और स्फीयर के लिए, 2L लेंथ किसके लिए, 2L लेंथ अगर प्लेन वॉल का है दैट वन इज L। और एक चीज और बताया था कि अगर LC आपका आपके किस में लंप हीट एनालिसिस में भी अगर उस इसी तरीके से कुछ लेने लगे तो आपका बायोट नंबर का जो रेंज लिखवाया था मैंने 0.1 और 0 के बीच, 0.1 और 0 के बीच, वो इसकी बेसिस पे लिखवाया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इसकी बेसिस पे लिखवाया था मैंने, ठीक है ना। ये सॉरी, वो इसके बेसिस पे लिखवाया था मैंने, इसके बेसिस पे नहीं लिखवाया था। जो लंप हीट एनालिसिस के लिए 0 और 0.1 के बीच क्या लिखवाया था, एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया बताया था मैंने, वो इसके लिए लिखवाया था मैंने। इसलिए लंप हीट एनालिसिस के लिए तो यही यूटिलाइज करेंगे, बट दैट वन इज फॉर द हेजलर चार्ट। इनफाइनाइट सिलेंडर, स्फीयर, दैट वन इज इनफाइनाइट प्लेन, 2L थिकनेस, दैट वन इज L सिंपली लेंगे। इसको समझते हैं क्या होगा, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नस्ल नंबर तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, इसका काम समझ के बस यहीं पे खत्म करेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से, हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो इनसाइड टू आउटसाइड हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, इनसाइड टू आउटसाइड हीट ट्रांसफर हो रहा है आपके इस केस में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ट्रैवल ऑफ द हीट ट्रांसफर, अरे जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, आपका क्या होगा, उसी डायरेक्शन में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट फ्लो चेंज करेगा ना, ठीक है। क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करोगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे तो किस तरीके से डिफ्यूजिविटी है क्या नहीं है, उस पर पूरा का पूरा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये है आपका इस तरीके से इनवर्ड टू आउटवर्ड आपका हीट फ्लो होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीट फ्लो भी क्या होगा, डिपेंड करेगा कि किस तरीके से इंटरनल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट फ्लो यहां पे किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, द मैक्सिमम ट्रैवल लेंथ ऑफ द मैक्सिमम ट्रैवल लेंथ फ्रॉम इनर टू आउटर सरफेस, मैक्सिमम ट्रैवल लेंथ फ्रॉम इनर टू आउटर सरफेस, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो आते हैं स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर की बात करते हैं। तो स्फीयर में मैंने बताया था हेजलर चार्ट के केस में ये क्या हो जाएगा, R0 मैक्सिमम हीट लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हीट ट्रांसफर, ठीक है ना, मैक्सिमम ट्रैवल ऑफ द हीट, मैक्सिमम ट्रैवल ऑफ द हीट, मैक्सिमम लेंथ ट्रैवल ऑफ द हीट, दैट वन इज R0। सिलेंडर के लिए भी यही हो जाएगा, इनर टू आउटर। लेकिन अगर 2L लेंथ का प्लेन है, 2L लेंथ का प्लेन है तो इसके लिए इनर टू आउटर कितना चलना पड़ेगा, मैक्सिमम लेंथ ट्रैवल ऑफ हीट, मैक्सिमम लेंथ ट्रैवल ऑफ हीट इज सिंपली L। तो सेम डिफिनीशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर on which the characteristics of the heat flow completely depend। और characteristics of the heat flow किस पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम ट्रैवल जो हीट कर रहा है, मैक्सिमम लेंथ जो ट्रैवल कर रहा है हीट, उसी पे ना डिपेंड करेगा, ड्यू टू द इंटरनल प्रॉपर्टीज उसी पे डिपेंड करेगा। इसलिए R और लेंथ L लेते थे। आई होप नाउ इन दोनों में अब ये समझ में आ गया होगा कि इसमें LC क्यों। आप कहोगे कि सर इसमें कहाँ है, देखिए इसमें कोई नहीं, मैंने बताया था D/6 स्फीयर के लिए, बट डोंट वरी D/6 है या R0/3 है इस केस के लिए, बट स्टिल R0 तो आ रहा है ना, स्टिल R0 तो आ रहा है ना, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में ही मूवमेंट, ऐसे समझ सकते हैं हम, रेडियल डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीट फ्लो क्या होगा, चेंज होगा। सिलेंडर के लिए आया था, सिलेंडर के लिए क्या आया था, L अगर फाइनाइट लेंथ के लिए था, फाइनाइट लेंथ के लिए था तो आपका L और R0 पे दोनों पे डिपेंड कर रहा था, बट आपका
अगर आपका इनफाइनाइट लेंथ का था तो r0/2 आया था, याद होगा, r0/2, अगेन r0/2 आया था, दैट्स अनदर मैटर। इसका मतलब यही है, इतना तो हम विजुअलाइज कर ही सकते हैं इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद, कि कहीं ना कहीं एलसी किस पे डिपेंड करेगा, r0/2 पे है, तो r0 के अकॉर्डिंग ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीट फ्लो डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहां पे आया था आपका क्या, प्लेन वॉल के लिए तो समझिए, क्यूब के लिए मैंने बताया था दैट वन सिंपली a/6 और d/6 जो भी था, ठीक है, दैट वन इज, तो यानी कि कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ द प्लेन वॉल पे डिपेंड करेगा, इनर टू आउटसाइड, दैट वन इज एग्जैक्टली। तो कुल मिला के डिफिनीशन समझ लिया, कुल मिला के डिफरेंस समझ लिया, कुल मिला के नाउ एलसी के बारे में समझ लिया कि यहां पे एलसी और यहां पे एलसी डिफिनीशन एक ही है, बट यहां पे एलसी क्यों अलग ले रहे हैं और यहां पे एलसी क्यों अलग ले रहे हैं। यहां पे फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफर डिपेंड कर रहा है, इसलिए एलसी सेम एज द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फोर्स कन्वेक्शन, और यहां पे एलसी इनवर्ड टू आउटवर्ड ट्रैवल करने के कारण, तो मैक्सिमम लेंथ ट्रैवल ऑफ द हीट ट्रांसफर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। इन दैट केस आपका लंप हीट एनालिसिस के लिए यही यूटिलाइज करना, एक विजुअलाइजेशन मैंने बता दिया कि कहीं ना कहीं रेडियस पे ही डिपेंड करेगा, और हिजलर चार्ट में तो मैंने ये बताया था, तो हिजलर चार्ट में इसे लेके चल सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, दोनों तरीके से आपका डिफाइन हो सकता है, दैट वन इज एग्जैक्टली। नाउ विल मूव टू द प्रांटल नंबर। अब देखिए थोड़ा सा प्रांटल नंबर की बात करें अगर हम, तो पहले सिंपली डिफिनीशन समझते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इनिशियली, बहुत ज्यादा इनिशियली डेप्थ में जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। Prandtl number, what is that? It is defined as simply Prandtl number is equal to momentum diffusivity, or simply called as a kinematic viscosity or kinematic viscosity by thermal diffusivity, मैंने बताया दोनों का आपका, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं, म्यू बाई रो बाई के बाई रो सी पी, रो कैंसल आउट, म्यू सी पी बाई के इज सिंपली व्हाट, और यहां पे ऑब्वियस के किसका होगा, थर्मल मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ऑफ द फ्लूइड, ऑब्वियस टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ द सेम फ्लूइड। ऐसा मत सोच लेना कि यहां पे बाकी किसी चीज की बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लूइड की सिर्फ बात की जा रही है, तो यानी कि मोमेंटम डिफ्यूजिविटी फॉर द फ्लूइड टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी फॉर द सेम फ्लूइड, दैट वन इज द न्यू बाय अल्फा एंड दैट वन इज अगेन के एफ, और सीपी भी आपका किसका, फ्लूइड का ही, दैट वन इज द म्यू सीपी बाय के एफ, दैट वन इज योर प्रांटल नंबर। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है आपका, तीनों का तीनों प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है, बहुत ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, इसलिए प्रांटल नंबर के साथ, ठीक है ना। और प्रांटल नंबर के लिए, ठीक है, प्रांटल नंबर दैट वन इज द म्यू सीपी बाई के एफ। अब आते हैं कि प्रांटल नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रांटल नंबर का सिग्निफिकेंस ये है, सीधे सीधे अगर एक लाइन में बोला जाए तो, whether that momentum diffusivity dominates over the thermal diffusivity or not, whether that momentum diffusivity अगर प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब क्या, प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 1 का मतलब मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डोमिनेट्स ओवर द थर्मल डिफ्यूजिविटी, और प्रांटल नंबर लेस देन का मतलब क्या होगा, थर्मल डिफ्यूजिविटी डोमिनेट्स ओवर द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। व्हाट इज दैट मीनिंग, इसका मतलब क्या है। थर्मल डिफ्यूजिविटी तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि शुरू में ही डिफिनीशन देख लिया था। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या बताता है, हाउ फास्ट हीट प्रोपगेट विद इन द सिस्टम। अब वो सिस्टम क्या होता है, सॉलिड सिस्टम भी हो सकता है और फ्लूइड भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ये किसके लिए डिफाइन किया जा रहा है, फ्लूइड के लिए डिफाइन किया जा रहा है, तो डिफिनीशन वही होगा। थर्मल डिफ्यूजिविटी का मतलब उस फ्लूइड में थर्मल डिफ्यूजिविटी
कैसे आपका हाउ फास्ट हीट प्रोपगेट्स, हाउ फास्ट हीट डिफ्यूजेज, हाउ फास्ट हीट कंडक्टेड, जो भी आप कह लो, हाउ फास्ट हीट कंडक्टेड, क्योंकि एक तरफ से तो हीट कंडक्ट करने की कोशिश करेगा, दूसरा फ्लूइड का रो सीपी प्रॉपर्टी उसे क्या करने की कोशिश करेगा, उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि हाउ फास्ट हीट डिफ्यूजेस विद इन द फ्लूइड। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कंडक्शन को शो कर रहा है। मैंने कहा मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी? मोमेंटम डिफ्यूजिविटी का सीधे सीधे मतलब ये समझें आप, डिफिनीशन ये समझें। मैंने कहा कि एट द लास्ट कोशिश करूंगा मैं मोमेंटम डिफ्यूजिविटी को थोड़ा सा एनालाइज कर सकें, लेकिन सीधे सीधे आप डिफिनीशन ये समझें कि जिस तरीके से ये शो कर रहा है हाउ फास्ट हीट डिफ्यूजेज, हाउ फास्ट हीट प्रोपगेट्स विद इन द फ्लूइड, उसी तरीके से ये डिफाइन करता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये डिफाइन करता है, या मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ये डिफाइन करता है हाउ फास्ट मोमेंटम प्रोपगेट्स, हाउ फास्ट मोमेंटम डिफ्यूजेज, हाउ फास्ट मोमेंटम ट्रांसपोर्ट विद इन द फ्लूइड। ठीक है ना, उस फ्लूइड में मोमेंटम ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा। तो बात रही कि आखिर ये मोमेंटम ट्रांसपोर्ट और थर्मल डिफ्यूजिविटी को इंटरलिंक करके किया क्या गया। ठीक है ना, तो सोचिए थर्मल डिफ्यूजिविटी कहीं ना कहीं कंडक्शन को डिनोट कर रहा है, थोड़ा रियलाइज कीजिए कि बाई रो सीपी, और मोमेंटम डिफ्यूजिविटी किस चीज को शो कर रहा है, कहीं ना कहीं मोमेंटम ट्रांसफर। मोमेंटम ट्रांसफर अगर ज्यादा होगा, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, मोमेंटम डिफ्यूजन ज्यादा होगा तो क्या बढ़ाएगा, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बढ़ाएगा। तो मैंने कहा कि प्रांटल नंबर अगर बहुत ज्यादा हुआ तो यानी कि मोमेंटम डिफ्यूजिविटी बढ़ेगा और आपका इट मे बी कन्वेक्शन इजिली डोमिनेट कर सकता है वहां पे इजिली। तो मैंने कहा कई ऐसे सर्टेन ऑल्स होते हैं जिसमें प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 10,000 होता है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस बताऊंगा, एयर कैन बी टेकन एज एन एक्सेप्शनल केस। इसके लिए प्रांटल नंबर का वैल्यू जो होता है, इसके लिए प्रांटल नंबर का वैल्यू जो होता है 0.7 होता है फॉर द एयर। ध्यान दीजिएगा, ये याद भी रख सकते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही स्पेसिफिक है, तो याद भी रख सकते हैं प्रांटल नंबर फॉर द एयर इज 0.7। अब आपके माइंड में तुरंत एक बात आना चाहिए कि 0.7 है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ग्रेटर देन मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ग्रेटर देन मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, यानी कि यहाँ पे क्या डोमिनेट करेगा, थर्मल डिफ्यूजन डोमिनेट करेगा रेस्पेक्टिवली द मोमेंटम डिफ्यूजन, यानी कि कंडक्शन डोमिनेट कर रहा है इसका मतलब। और आपके मन में तुरंत ये आएगा कि सर ने ही बताया, मैंने ही बताया है इनिशियल क्लासेस में कि अगर बल्क फ्लूइड मोशन को क्या करें, ट्रैप करें, बल्क फ्लूइड मोशन को ट्रैप करें तो क्या होगा आपका, देयर विल बी द एयर ट्रीटेड एज एन इंसुलेटर, बेस्ट इंसुलेटर। मैंने कहा इस अर्थ के लिए बेस्ट इंसुलेटर। जब कंडक्शन डोमिनेट करेगा कन्वेक्शन के रेस्पेक्टिवली तो क्या, अरे भैया ऐसा नहीं है, समझिए बात को, जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। इंसुलेटर का तो काम फिर भी करेगा, ऐसा नहीं है कि मेरा स्टेटमेंट गलत था या फिर कुछ भी, इंसुलेटर का तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट ये तो कम है ही, ये रेशियो है, समझिए बात को, ये तो कम है ही, ये भी आपका बहुत कम है। ठीक है ना, जिसके कारण अब मैं कहूंगा 0.1 ले आप 0.002 और एक ले 0.1, एक आपका 0.1 ऐसे कर दे रहा हूं 0.002 और एक आपका 0.02, दोनों वैल्यू कम है, दोनों वैल्यू कम है, लेकिन व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसके लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका प्रांटल नंबर और कम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा कि दोनों वैल्यू कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन ये बड़ा वैल्यू कहलाएगा, दैट वन इज बिगर वैल्यू इसके कंपैरिजन में, ये रेशियो है। मैंने कहा बिल्कुल सही है कि इंसुलेटर की तरह काम करेगा, इसलिए कि अल्फा का भी वैल्यू कम है, लेकिन व्हाट हैपन एग्जैक्टली, लेकिन अगर इस तरह, हालांकि इसका वैल्यू तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये 0.2 है और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ 0.002 करोगे तो थोड़ा कंपैरेबल हो जाएगा, थोड़ा कंपैरेबल हो जाएगा। 0.002 वो 1000 होगा और ठीक है
फिर भी बहुत कम होगा, फिर भी बहुत कम होगा। मैंने कहा ये भी कम है, ये भी कम है, लेकिन कंपैरेबली देखा जाए तो ये इससे बिगर है, ये डोमिनेट करेगा। व्हाट इज दैट मीनिंग? इसीलिए तो मैंने कहा कि कंडक्शन, तो आप ये सोच सकते हो फिर कन्वेक्शन क्यों कराते हैं एयर से? कंडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ हम एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी पे ही डिपेंड होता है। कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी पे, लेकिन कन्वेक्शन के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी हमने देखा, ठीक है। फ्लूइड प्रॉपर्टी, चलो एयर का प्रॉपर्टी आप नहीं चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। सरफेस टेक्सचर चेंज कर सकते हो, ठीक है, ज्योमेट्री चेंज कर सकते हो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो याद करिए हमने पीछे किया भी था, वेलोसिटी बढ़ा सकते हो। मैंने कहा ये तो इंटरनल मॉलिक्यूलर एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, इसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं एयर में। फिर भी हम कन्वेक्शन इसलिए देखते हैं कि कन्वेक्शन के लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय करके कन्वेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। बट आपको प्रीवियस याद होगा जब फिन पढ़ रहे थे, तो फिन वहीं पे लगाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा एच का वैल्यू हम चाह के भी नहीं इंक्रीज कर सके, और वो है आपका एयर। याद करिए थोड़ा, वो है आपका एयर। तो मैंने कहा कि एयर के केस में आप, तो उसके लिए आप फिन लगा सकते हो, सरफेस टेक्सचर को रफ कर सकते हो, वेलोसिटी को बढ़ा सकते हो, फिर क्या कर सकते हो आप, टर्बुलेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग आप करके आप क्या कर सकते हो, कन्वेक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट कर सकते हो। बट इन रियल एक जनरल वे में देखा जाए, अगर बहुत ज्यादा बल्क मोशन वगैरह नहीं है, बहुत ज्यादा बल्क मोशन या बल्क मोशन नहीं है, तो ये डोमिनेट नहीं करेगा, ये आपका डोमिनेट करेगा। वहीं पे वाटर वगैरह की बात की जाए, तो नेचुरल कन्वेक्शन में भी क्या था आपका, नेचुरल कन्वेक्शन में भी एच का वैल्यू बहुत ज्यादा था, ठीक है ना, बिकॉज मोमेंटम डिफ्यूजिविटी इज क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ द थर्मल डिफ्यूजिविटी वाटर के लिए या सर्टेन लिक्विड्स के लिए, ठीक है ना। सर्टेन लिक्विड्स के लिए आपका, मैंने कहा 10,000 से भी, तो वहां पे सोचिए मोमेंटम डिफ्यूजिविटी कितना डोमिनेट कर रहा है रिस्पेक्टिवली थर्मल डिफ्यूजिविटी। अगर थोड़ा सा भी बल्क मोशन वगैरह देंगे तो कन्वेक्शन एकदम से क्या होगा, इनहांस करेगा, और वहां थर्मल डिफ्यूजिविटी कंडक्शन का नामो निशान खत्म। थोड़ा सा भी बल्क मोशन देंगे तो that one is exactly the significance of the Prandtl. That one is exactly significance of the Prandtl number. Now we can move on the what, Paulson relation, which is coming after the rigorous calculation, rigorous derivation of the all four what, boundary layer equations and certain boundary conditions as well. Differential equation है तो boundary conditions भी लेना पड़ेगा। और मैंने कहा फ्लैट प्लेट के लिए वहां पे नहीं बताया मैंने, ये याद रखिएगा। दैट वन इज एग्जैक्टली योर। नाउ वी विल मूव टू दिस वन।